एवोगैड्रोस लॉ। हाँ जी, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? ये हमारे पास कंटेनर में गैसेस हैं। ये दो कंटेनर है हमारे पास। यहाँ पर मैंने जो है ना गैस का 1 मोल लिया हुआ है। लेट्स से N1 जो है ये N इज इक्वल्स टू 1 मोल है। और यहाँ पर मैंने N2 जो है वो बढ़ा दिया। यहाँ पर मैंने उसके मोल्स जो है ना वो 2 मोल्स कर दिए। तो मोल्स बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं ना। अच्छा, इसकी एक और स्टेटमेंट भी है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ की। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपने न्यूमेरिकल्स में भी पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था। अगर दो गैसेस हैं और वो सेम टेम्परेचर पे हैं और सेम प्रेशर पे हैं, तो अगर उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। या अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। जैसे कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट गैसेस हैं, एक 1 मोल है हाइड्रोजन गैस का और एक 1 मोल है ऑक्सीजन गैस। अच्छा, तो दोनों का वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 डी एम क्यूब। ये भी 1 मोल के बराबर है और ये भी 1 मोल के बराबर है। और चूंकि दोनों 1 मोल के बराबर हैं तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो ये एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और दूसरा इसकी ये स्टेटमेंट भी बनती है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। यानी कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे और वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और इस दौरान आपने टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करके हम इक्वल्स और कांस्टेंट लेके आए हैं के, और यहाँ पर n इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो v ओवर n एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि v1 ओवर n1 इक्वल होगा v2 ओवर n2 के। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास मोल्स कम थे और वॉल्यूम भी कम था। फिर यहाँ पर हमने मोल्स बढ़ा दिए तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। अब ये हमारे पास डिफरेंट कुछ वैल्यूज़ हैं। स्टार्ट हम 1 मोल से करेंगे। तो आपको पता है कि 1 मोल अगर हमारे पास हैं, अगर हमारे पास 1 मोल है तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.414 डी एम क्यूब। और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, अगर आप मोल्स को कम कर दो तो वॉल्यूम भी, अगर आप मोल्स को हाफ कर लोगे तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 11.2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हाफ हो जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 3.01 इंटू 10⁻23। ठीक है। अच्छा, मज़ीद आपने और हाफ कर लिया। आपने जो मोल्स हैं वो मज़ीद और हाफ कर लिए, 0.25 हो गए। तो वॉल्यूम और हाफ कर लो तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 5.6। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मज़ीद हाफ कर लो तो ये हो जाएगा 1.05 इंटू 10⁻23। अच्छा, फिर आप जो मोल्स हैं वो आप मज़ीद जो है उसको अगर हाफ कर लो, इसको अगर आप मज़ीद हाफ कर लो तो इसको मज़ीद हाफ हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.25 का हाफ क्या होता है? 0.125। हाँ जी, 125। पता है ना बाई क्या 125? तो 0.25 का भी हाफ हो गया तो 0.125। तो 5.6 का हाफ हो जाएगा। 5.6 का हाफ कितना हो जाएगा? 2.8। अच्छा, 1.05 का हाफ कितना हो जाएगा? 1.05 का हाफ हो जाएगा 0.525 इंटू 10⁻23। तो अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में करोगे
तो एक 10 इसमें से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5.25 इंटू 10⁻²²। अच्छा, और अगर आप 0.125 का भी हाफ कर लो, मैथमेटिक्स स्ट्रांग है ना आप लोगों की, तो ये 0.0625 हो जाएगा। तो 2.8 का हाफ कितना हो जाएगा? 1.4। और 5.25 को अगर आप हाफ कर लो तो ये 2.625 इंटू 10⁻²² हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये आपके पास एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ भी आ गई हैं, तो आप इसको जो है वो याद रख सकते हो। अगर आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएं क्वेश्चंस में तो आपके लिए बड़ा आसान है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास थे जी गैस लॉज, और गैस लॉज अप्लाई होते हैं आइडियल गैसेस के ऊपर। आइडियल और नॉन आइडियल में हम डिफरेंस जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं जी पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ की तरफ। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, at which temperature the volume of a gas will become twice of what it is at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो एमसीक्यू है ये टेक्स्ट बुक में है पंजाब की, तो ये बोर्ड में भी आता है और ये इधर एमडी कैट में भी आया हुआ है। प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट रखें तो किस टेम्परेचर पे एक गैस का वॉल्यूम जो है वो ट्वाइस हो जाएगा जो वॉल्यूम उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो मैंने कहा चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो ये चार्ल्स लॉ है। तो आपने टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, तो ये 273 केल्विन है। तो आप चाह रहे हो उस गैस का वॉल्यूम, आप उस गैस का वॉल्यूम जो है वो डबल करना चाह रहे हो, तो आपको टेम्परेचर डबल करना होगा ना। तो आप 273 का डबल कर दोगे तो ये 546 केल्विन हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। ठीक है, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट at which temperature the volume of a gas will become twice of what it is at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक गैस का जो वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है उससे डबल वॉल्यूम किस टेम्परेचर पर हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मुराद है 273 केल्विन। तो 273 केल्विन का जब आप डबल करोगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है गैस इज इंक्लोज इन ए कंटेनर ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब विद द मूविंग पिस्टन। एक गैस जो है वो इंक्लोज्ड है कंटेनर में और उसका वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब, और उस कंटेनर में मूविंग पिस्टन है, यानी कि पिस्टन जो है वो मूव कर सकता है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, what is the effect on freely moving molecules of the gas if temperature is increased from 20 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप टेम्परेचर 20 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर देते हो तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा इसका। बहुत सिंपल है। अल्फा ऑप्शन है कोलाइडिंग कैपेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल बिकम लोअर। क्या उनकी कोलाइडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी? टेम्परेचर बढ़ाने से तो उनकी एनर्जी ज़्यादा हो रही है, तो कोलाइडिंग कैपेबिलिटी तो ज़्यादा होनी चाहिए, वो कह रहा है कम हो जाएगी। नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। अच्छा, क्या उनका प्रेशर जो है वो वन हाफ हो जाएगा? क्यों? हमने क्या टेम्परेचर जो है वो डबल की है। 20 से हम जब 100 पे आए तो क्या हमने टेम्परेचर डबल किया है? इसका मतलब हमने टेम्परेचर डबल नहीं किया। तो टेम्परेचर डबल नहीं किया तो वॉल्यूम भी डबल नहीं हुआ, वॉल्यूम डबल नहीं हुआ तो प्रेशर वन हाफ नहीं हुआ, तो ये भी नहीं है। अच्छा, क्या टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल्स के ऊपर? टेम्परेचर का इफेक्ट होता है फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल्स के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो ये भी गलत है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो उनमें कोलियंस जो हैं वो और एनर्जेटिक हो जाती हैं, तो वो पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करते हैं, पिस्टन अपवर्ड मूव करता है, तो लिहाजा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। राइट आंसर इज डेल्टा।
हाँ, अगर यहां पर लिखा होता ना कि वो मूविंग पिस्टन नहीं है, इमूवेबल पिस्टन है, तो फिर वॉल्यूम ने कांस्टेंट रहना था और फिर प्रेशर ने इंक्रीज होना था। ठीक है, फिर अगर आप वॉल्यूम चेंज नहीं होने दे रहे तो उसका मतलब है फिर उस गैस, चूंकि वॉल्यूम उतना ही है तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब वो फुल फोर्स के साथ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर प्रेशर ज्यादा हो जाना था। नेक्स्ट है, फॉर आइडियल गैसेस आइसोथर्म रेफर्स टू दी। आइडियल गैसेस के लिए आइसोथर्म क्या है? गैसेस एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे जो गैस होती है उसको हम आइसोथर्म कहते हैं। तो मेजॉरिटी बच्चे अल्फा ऑप्शन भी करेक्ट कर लेते हैं। नहीं, उस गैस को नहीं कहते, हम उस ग्राफ को कहते हैं जो सेम टेम्परेचर पे लिया जाता है, वो ग्राफ आइसोथर्म होता है, गैस को आइसोथर्म नहीं कहते। तो गैसेस को निकाल दो, गैसेस एट सेम प्रेशर, गैसेस हैविंग सेम हीट कैपेसिटीज। तो बेसिकली आइसोथर्म क्या है? आइसोथर्म एक प्लॉट है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एट कांस्टेंट टेम्परेचर। राइट आंसर इज डेल्टा। तो आइसोथर्म कोई गैस नहीं होती, आइसोथर्म एक ग्राफ है, किसके दरमियान? प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान कांस्टेंट टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है, अ गैस हैज वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ 1 dm³ एंड 2 atm respectively. What should be its new volume when pressure is increased to 6 atm at constant temperature? जी, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? जी, बॉयल्स लॉ अप्लाई हो रहा है। तो बहुत सिंपल है, पहले उसका वॉल्यूम था जी 1 dm³ और पहले उसका प्रेशर था 2 atm। तो आपने प्रेशर कितना कर दिया? 6 atm। तो प्रेशर आपने कितने टाइम्स बढ़ाया? प्रेशर आपने 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम्स कम हो जाएगा। तो नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा? नया वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 dm³। चूंकि प्रेशर आपने 3 टाइम्स इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम 3 टाइम्स कम हो जाएगा, तो नया वॉल्यूम हो जाएगा 1/3। हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये पिछले साल आया था यूएचएस में। The process of heat flows between hotter and colder gases remains continued until all the molecules have equal average translational kinetic energy, average translational potential energy, average rotational kinetic energy, average vibrational kinetic energy. हीट फ्लो का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है हॉटर गैस से कोल्डर गैस की तरफ, और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इक्वल ना हो जाए। क्या ना इक्वल हो जाए? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जब भी आप हीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन देम। जब दो बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो फिर हीट फ्लो करती है। अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम है तो हीट फ्लो नहीं करेगी। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो करती है, तब तक हीट फ्लो करती है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो इसका मतलब है जब तक दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो जाती। अब किस काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी को तो निकाल दो, सेम काइनेटिक एनर्जी होनी है। अब कौन सी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी? तो ये आपने याद रखना है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा कि ट्रांसलेशनल क्या होती है, रोटेशनल क्या होती है और वाइब्रेशनल क्या होती है। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स एक लीनियर मोशन में, एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं, तो बेसिकली उनकी मूवमेंट जो है वो जब तक इक्वल नहीं हो जाएगी तब तक हीट फ्लो करेगी। सो द राइट आंसर इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी।
टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो उनकी मोशन है ना, जो ट्रांसलेशनल मोशन है, वो इफेक्ट होती है टेम्परेचर चेंज करने से। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूसेस टू जीरो एट। चार्ल्स लॉ के मुताबिक एक गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है किस टेम्परेचर पे? किस टेम्परेचर पे हो जाता है जी? जी, ये टेम्परेचर है हमारे पास -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, या 0 केल्विन, या -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, तो ये तो पास्ट पेपर एमसीक्यू हो गए। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, -459 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 केल्विन, और डेल्टा है जी ऑल ऑफ दीज। जी, तो मैंने कहा क्यों ना सवाब दे दिया जाए। तो फिर आप लोग लोगे सवाब? क्या ऑल ऑफ दीज को पिक करके आप सवाब कमाना चाहोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? इनमें से कौन सा टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, -459 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 केल्विन, एंड ऑल ऑफ दीज। जी, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने सवाब लेना है, पर मेरा अभी बिल्कुल भी इरादा नहीं है आप लोगों को सवाब देने का, क्योंकि राइट आंसर है 0 केल्विन चार्ली। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट जीरो की बात नहीं कर रहा। एब्सोल्यूट जीरो अगर होता तो ऑल ऑफ दीज होता। एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसको कहते हैं जो केल्विन में होता है। तो इनमें से कौन सा टेम्परेचर केल्विन में है? 0 केल्विन। तो अगर यहाँ एब्सोल्यूट जीरो होता तो फिर ऑल ऑफ दीज होना था। तो एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, और वो है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, या 0 केल्विन, या -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। पर आपसे पूछा गया है कौन सा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो है जो केल्विन में होता है। जी बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट गैस लॉस। ऑलमोस्ट ये जो गैस का यूनिट है ये कंप्लीट है।